am Dr. Dipankar Banerjee from Jabalpur, from Ideal Fertility IVF and Genetic Center Private Limited. मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ और हम रेगुलरली IVF, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र, मेल और इनफर्टिलिटी के या फीमेल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट और हायर एडवांस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट देते हैं। और मैं एक जेनेटिक क्लिनिक भी चलाता हूँ जिसमें एमनियोसेंटेसिस, कोरियन बायोप्सी, प्रिवेंटिंग जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सब चीज़ें अंडर वन रूफ होती है। ये जो वीडियो है, ये जो लाइव है, ये मिस्टर देवेन के साथ में विथ यूट्यूब के क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ता हूँ। प्लीज़ गो अहेड। सर, आईवीएफ में अगर सिंगल किट चाहिए तो पॉसिबल है, जबकि हर जगह 2 ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं? नहीं, इट इज़ अप टू द क्लाइंट। मतलब मैं कपल को, बिकॉज दे आर टेकिंग सर्विसेज फ्रॉम मी, इट इज़ अप टू देम कि वो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कि डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड उनके पास डबल एम्ब्रियो का करने का उनके पास इतने एम्ब्रियो बने कि हम 2 एम्ब्रियो कर सकें। कई बार एक ही एम्ब्रियो बनता है तो हम एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे NIPGT में अभी कल ही हमने सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी किया। खासकर ऐसे केसेस जिनके पहले प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं और जिनको सिजेरियन है, यूट्रस में कट लगा हुआ है पहले, तो उनको अवॉइड करते हैं कि हम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ना करें। तो इट इज़ सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इज़ ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल। I am a big fan and following your channel last 6 years from Germany. My age is 44, AMH 0.57. Can I pregnant with my own eggs? आई एम वेरी थैंकफुल टू यू दैट यू आर विथ अस विथ सिंस 6 years। मतलब ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट है। दिस इज़ अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट एंड आई थैंक यू वेरी मच माई लिसनर्स एंड माई सब्सक्राइबर्स एंड माई वेल विशर्स। And gradually with this social media, we are going up quite wide with Instagram, with this podcasts and all, with Spotify. So things are growing and we are spreading our message, and it is a great honor that you are with us. At 44 of age, I should be very truthful to you that chances of getting pregnancy at 44 is very, very less. So if you are having regular periods and still have AMH with you, definitely you can go. I do this type of cases, but I should put a disclaimer that there should be well preparation from mine, that there are less chances, and I should be truthful to you, and we can go ahead with your own eggs. My endometrium lining is 9.2. What is the chances of successful implantation of embryo? Endometrium 9.2 is a good endometrium, but the quality of endometrium is also important. What is the texture of the endometrium during ultrasound? These are all very personal when I see these endometrium in ultrasound. So it is your gynec or your IVF consultant, if she or he finds that the this 9.2 endometrium is good, 999 with good blood flow, then it is a good very high chance of getting pregnancy with this type of endometrium. 23 एग निकले थे, 18 मैच्योर थे और हस्बैंड का स्पर्म काउंट भी नॉर्मल था, जबकि एम्ब्रियो 3 ही बने। ऐसा क्यों? एक क्वेश्चन मैं आज लेने वाला था कि ऐसा क्यों होता है कि एग्स बहुत निकलते हैं और एम्ब्रियो कम बनते हैं। तो एग की क्वालिटी कैसी होती है? कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे एग्स निकले तो सबका एम्ब्रियो बन जाए, सब फर्टिलाइज हो जाए। जब भी एग का टेक्सचर देखा जाता है, मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि जो एग का इक्सी होता है या ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें मैच्योर यदि निकला तो दैट मीन्स इट इज़ M2, दैट इज़ देयर इज़ अ एग और उसके बाहर एक पोलर बॉडी भी होगा। ये जो oocyte है, इस oocyte के भीतर हम इंजेक्ट करते हैं। इस oocyte का जो साइटोप्लाज्म है, इसका मेम्ब्रेन है, जो इसका जोना है, इसका जो कवरिंग है, इन सब के टेक्सचर के ऊपर कई बार समझ में आता है कि ये एग अच्छा है कि नहीं, इवन दो इट इज़ M2। जो पेरीविटेलाइन स्पेस है, जो एग का साइटोप्लाज्म की ग्रैनुलैरिटी है, एग का जो शेप है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें एम्ब्रियो बनना नहीं बनना निर्भर करता है। एक चीज़ और देखना चाहिए कि यदि ये ऐसा होता है कि 18 में केवल 3 एम्ब्रियो बने and eggs are good, then we should find problem with the sperm also. If there is a problem with the sperm,
तो आप इस स्पर्म का एक तो पहले DFI हम लोग करते हैं, और दूसरा आजकल माइक्रोफ्लूइडिक्स लगा के हम कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट स्पर्म है उनको इंजेक्ट करें, क्योंकि इक्सी में एक प्रॉब्लम ये होती है कि हाउ टू सेलेक्ट स्पर्म, इट इज़ नॉट ए नेचुरल सिलेक्शन। बट यदि स्पर्म अच्छा है और एग्स अच्छे हैं तो आप कन्वेंशनल IVF में भी जा सकते हैं, हो सकता है कि उसमें बेटर मिले। बट कन्वेंशनल IVF एक थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है देखना, क्योंकि हमको अगले दिन जाके फिर प्रोन्यूक्लियर दोनों देखना पड़ेगा, फिर उसको डिन्यूट करना पड़ेगा, मल्टीप्रोन्यूक्लियर हुआ कि नहीं वो देखना पड़ता है, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। Are endometriosis symptoms seen in pelvic ultrasound? Definitely pelvic ultrasound is one of the biggest technique or biggest boon for identifying endometriosis, because endometriosis is best you can get for with MRI, but with ultrasound, a good pelvic ultrasound, 70 to 80, but very mild endometriosis you cannot identify. But if there is a problem like chocolate cyst, there is adhesion, and there is a most of the time collection of blood, it is a different texture which gives an identification of endometriosis, and pelvic ultrasound is one of the very important method to diagnose it. Before IVF, why hysteroscopy is mandatory? It is not mandatory, it helps. Nothing is mandatory, it helps. Why? Because hysteroscopy gives an idea of uterine cavity. Hysteroscopy gives an idea of the cervical canal. Lot of things we get prepared before doing IVF or before doing embryo transfer. Sometimes if something is there like polyp or some problem is there and we didn't identify, so there is always in mind that could have we have seen the things earlier, then things would have been better. So that is, nothing is mandatory, it helps. So I do pre IVF hysteroscopy, like I do lot of hormonal analysis. It is not mandatory, but the thing it helps to give a control over IVF. I am very thankful to you that if you are continuously giving this love and affection to our channel, to me, to our staff, and I request again, please subscribe to our channel in YouTube. It gives an immense satisfaction and it gives a inspiration that we are doing good job and we are getting connected with the people who are asking questions from their home. And I feel very good that if I can satisfy their questions without any coming here, and from here I am going to their places and giving them answers. So it gives an immense pleasure and gives happiness. So please subscribe our channel. If you are on Instagram, you can follow. There is a question, NIPT test is positive for T21. So we have done amniocentesis, result is negative. I have seen this question. Is it possible to happen such cases that what will be the reason of NIPT is positive? I will take this question, why NIPT is positive and amniocentesis comes negative. That's why we call NIPT a screening test. Never ever do any definitive action with pregnancy with NIPT test, because NIPT is a test from placental cells. It is not a fetal cell. Second, in NIPT, the cells are coming from placenta. There might be some difference between placental cell genetics and fetal cell. Sometimes the placenta has confined placental mosaicism also. So whenever these things happen, so be careful about, if you are going through NIPT test, don't take it as a final, because it is, they call it test, it is not a test, it is a screening, NIPS. So it is a free fetal cell DNA from trophoblast, which is a placental cell and it is apoptotic dying cells. Sometimes this happens. There are a lot of problem from lab site also. Sometimes there are a lot of confounding factors which affects NIPT results. So NIPT should be taken as a screening test. Even though if it comes positive, it gives a little bit disturbance, but confirm it by amniocentesis is the gold standard. And I must say that I am more pro-invasive, even any sort of risk when I see in fetus, in baby unborn.
then my idea is to satisfy if couple wants to get satisfied. So there should be a genetic test by fetal genetic test, that is amniocentesis. These amniocentesis tests, they give lot of information of other genetic disorder also if they are required. So this question is very good, and why it happens I have already answered your question. Thank you very much for putting this question, a very important thing. Thank you very much for patient listening and be with me for watching this video.